हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस जो सीटेट और एसटेट के लिए हम सीरीज़ कर रहे हैं। ईवीएस बुक के चैप्टर 3 के पार्ट 2 को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ट्रैवल जो चैप्टर था हमारा बेसिकली, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है यानी पार्ट 2। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है जितने भी एस्पायरेंट्स हैं हमारे सीटेट और यूपीटेट वाले, जो भी मेनली पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं ईवीएस पोर्शन के लिए, और हेल्प उनको भी करेगी जो सुपर टेट या फिर अदर केवीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। मेरा नाम है समीक्षा सिंह। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाई माउंटेन्स पे कैसे मूव करते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे हमारे जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मतलब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा मूविंग हाई माउंटेन्स। तो अब जैसे कि आपको पता ही है, जो माउंटेन्स होते हैं जैसे जैसे हम उस पर ऊपर क्लाइंब करते जाते हैं कंटिन्यूसली, तो उसकी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बेसिकली जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जब हमें उस प्रेशर में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगे तो वो प्रेशर या तो डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाते हैं या फिर किसी भी माउंटेन पे क्लाइंबिंग करते जाते हैं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, जैसे कि इस पर लिखा भी हुआ है। तो इसी कारण जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करके ऊपर चढ़ते हैं, जिससे उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो। और मेनली जितने भी अस्थमा से रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं या फिर कोई भी अदर प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उन्हें माउंटेनियरिंग अलाउ नहीं करी जाती। तो आप सभी को पता ही है, जो माउंट एवरेस्ट है वो अर्थ का यानी पृथ्वी का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। किसके ऊपर? समुद्र के ऊपर। और जो जिसकी हाइट है लगभग 8 किलोमीटर 848 मीटर इसकी हाइट है, यानी 8 किलोमीटर 848 मीटर इसका टोटल हो गया। तो और अगर हम इसे फीट में काउंट करेंगे तो ये करीब बैठेगा 29,029 फीट के करीब इसकी क्या है, हाइट है। और अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर लोकेशन की, तो इसकी जो लोकेशन है वो है महलंगुर हिमाचल सेक्शन, जो है कहाँ का, हिमालय का, जो कि लाई करता है किस जगह, नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ लाई करता है, बेसिकली जो प्रॉपर जो पोजीशन है इसकी, ये नेपाल में लाई करती है, जो कि है महलंगुर हिमल सेक्शन। और इसको अदर नेम से भी जाना जाता है नेपाल में और तिब्बत में। नेपाल में से जानते हैं हम सागर माथा के नाम से, और तिब्बत में हम इसे जानते हैं चुमुलुंगा के नाम से। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इको टूरिज्म। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इको टूरिज्म मतलब जितने भी प्रकृति के आसपास घूमते हैं लोग, मतलब जंगलों में घूमने जाते हैं, नेशनल पार्क्स में घूमने जाते हैं, तो उसका जो मतलब एग्ज़ामिनेशन जो करते हैं, एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं प्रकृति के साथ में, उसी को कहते हैं हम इको टूरिज्म, यानी द स्टडी ऑफ होम एंड एनवायरनमेंट। तो इंडिया में कुछ इको टूरिज्म के लिए कुछ नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जिसमें जो है फ्लोरा और फोना बेसिकली, यानी प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज़ को रिजर्व करके रखा जाता है फॉर टूरिस्ट। और जितनी भी रेयर स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट की हो या फिर चाहे वो एनिमल की हो, उनको रिज़र्व करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पर इस तरीके से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के, जिसके नाम ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं बेसिकली। तो सबसे पहला है हमारा सरिस्का, और अनदर एग्जाम्पल है हमारा क्या, रणथंभौर और पेंच और पंचमारी। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के जो कि बहुत ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। तो बेसिकली जो इको टूरिज्म होता है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी भी कंट्री के किसी भी लोकल एरिया की इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि जो टूरिस्ट आएंगे वो वहाँ पर आकर स्पेंड करेंगे अपने मनी को, तो हो सकता है उस लोकल एरिया की कुछ स्थिति सुधरे और उससे उस कंट्री पे इफ़ेक्ट पड़े।
तो आगे चलते हैं हम फ्यूज़ पे। तो इसमें बेसिकली हम नॉन रिन्यूएबल फ्यूज़ को ज़्यादा कंसीडर करेंगे। तो नॉन रिन्यूएबल फ्यूज़ वो होते हैं जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। मतलब ये कि अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो उनको रिन्यू करना आसान नहीं है, हम उसको रिन्यू कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं मेनली नेचुरल रिसोर्सेज, उनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। और मेनली एक जो स्पीशी की जो लाइफ स्पेन होती है वो कुछ हज़ार साल ही होती है। तो इस कारण हम इन्हें रिन्यू नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल है हमारा क्या, पेट्रोलियम और कोल, जो कि अब सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एज अ फ्यूल। तो ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम जो है पेट्रोल वर्ड से बना है। पेट्रोल मतलब पेट्रा ऑयल, पेट्रा यानी रॉक्स और ओलियम मतलब ऑयल, यानी रॉक्स की हेल्प से जो ऑयल सिक्रीशन होता है फॉसिल फ्यूल्स की सिग्रीगेट होने की वजह से, उनके कंसोलिडेट होने की वजह से, तो ऐसे हम फ्यूल को क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये किस फॉर्म में होता है, मेनली ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में। तो इनसे कुछ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से जो है कुछ अदर फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहला है पेट्रोल, जो कि मेनली 2 व्हीलर्स में यूज़ होता है। सेकंड है डीजल, जो 4 व्हीलर्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस, वैक्स जो है ग्रीसिंग वगैरह के उसमें हेल्प में लिया जाता है, यूज़ किया जाता है उसके लिए। और एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बेसिकली। और नेक्स्ट हमारा क्या, पैराफिन एक तरीके का वैक्स होता है, पैराफिन वैक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं किसके, जो कि पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे सीरियल वाइज याद कर लें, इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये। और अदर एक एग्जांपल होता है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे पहले हम कंसीडर करते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो पॉल्यूटिंग है या फिर नॉन पॉल्यूटिंग है। तो बेसिकली जो नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बेसिकली, तो वो हाईली पॉल्यूटिंग एजेंट होते हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ही हाई अमाउंट में जो है रिलीज़ करते हैं। इनके बर्निंग के बाद में ये कंपाउंड ज़्यादा रिलीज़ होता है, जो कि विच टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो इसके बाद एक नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स होता है, जो कि लेस पॉल्यूटिंग होता है, और इसको इजीली जो है ट्रांसफ़र करना इतना आसान नहीं होता। इसी वजह से इसे पाइपलाइंस के थ्रू, पाइपलाइन वगैरह बिछा करके उसके थ्रू इसको ट्रांसफ़र किया जाता है एज हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, और फैक्ट्री बेस्ड यूज़ के लिए इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर हम बात करें कोल की, तो कोल जो है आपको पता ही है सॉलिड फॉर्म में होता है, और बेसिकली बर्निंग प्रोसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब कुछ फेमस मोड्स है ट्रैवल के, जो कि इंडिया में ऑल ओवर इंडिया यूज़ किए जाते हैं, जो कि मतलब लोकली ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा जुगाड़ या फिर लोकल मोटरसाइकिल। लोकल मोटरसाइकिल में बेसिकली कुछ लकड़ी की तख्ती वगैरह उसके पीछे जोड़ करके और एडिशनल व्हील्स जोड़ करके उसको एज अ व्हीकल यूज़ किया जाता है लोकल ट्रैवलिंग के लिए। और जुगाड़ जो है वो एक तरीके का 4 व्हीलर होता है, जो अब ज़्यादा देखने को मिलते नहीं है, लेकिन अपने राजस्थान वाले एरिया में और कुछ एरियाज़ में गुजरात के में और कुछ यूपी के एरियाज़ में ये जो है लोकल ट्रैवल वाले जो व्हीकल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड है हमारा ट्रॉलीज़। तो ट्रॉलीज़ जो हैं बेसिकली जो माउंटेनियस प्लेसेस होते हैं किसी भी एरिया के, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में ये लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पर जो ट्रॉलीज़ का ट्रैवलिंग के लिए यूज़ बहुत किया जाता है। तो ट्रॉलीज़ बेसिकली क्या होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं उनसे रोप वगैरह अटैच कर दी जाती है, उनसे एक ट्रॉली यानी एक गाड़ी जैसी उस पर रोप रस्सी पे लटकती हुई होती है, जिसमें एक पाथ से एक जगह से दूसरी जगह कोई भी पैसेंजर ट्रैवल करता है उस ट्रॉली में बैठ करके उस रोप के थ्रू। ओके, अब आगे है हमारा बम्बू ब्रिज यानी बांस के जो पुल होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं। बेसिकली ये हमारे यूज़ होते हैं असम वाले एरिया में। और फेरी यानी एक प्रकार की एक बोट होती है जिसको लोकल ट्रैवलर्स के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है केरल में। अब कुछ
स्पेशल टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ स्टेट्स के बारे में जो कि फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वहाँ की जो वूलन जो शॉल होती है वो किस नाम से जानी जाती है। वो होती है पश्मीना शॉल फ्रॉम फाइन वूल ऑफ कोट एंड रेयर्ड एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ चंगोज़ कम्युनिटी। ठीक है, चंगपाज कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी से, ये जो कम्युनिटी है इस तरीके की शॉल बनाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब गुड क्वालिटी ऑफ वूल से बनी हुई क्या होती है, ये शॉल होती है और बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाली होती है। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पे एक लेक है गढ़सिसार इन जैसलमेर में, जो कि इंटरकनेक्टेड लेक है ना, जहाँ पर 9 लेक जुड़ी हुई हैं आपस में एक घाट से। और अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो एक कालाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट है वो फेमस है किसके लिए, राइस प्रोडक्शन के लिए। मतलब वहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ राइस का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं वहाँ पे जो राइस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बेसिकली। और एक और जगह के लिए फेमस है ये एंशियंट इंडियन प्लेसेस यानी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और टेम्पल्स के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, उड़ीसा में। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में पोचमपाली डिस्ट्रिक्ट जो है फेमस है किसके लिए, वीविंग यानी बुनाई जो होती है किसी भी चीज़ की, पोचमपाली साड़ी के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में कहाँ क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा जो फेमस है जिसके लिए जाना जाता है, पोचमपाली साड़ी के लिए जाना जाता है, जो कि वहाँ पर ट्रेडिशनल जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते हैं किसकी हेल्प से, लोकल डाइंग की हेल्प से। मतलब हैंडलूम का ये बेस्ट एग्जांपल है बेसिकली। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार जो है फेमस है किसके लिए, मधुबानी पेंटिंग्स के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। वहाँ पर फेमस है मधुबानी पेंटिंग्स। और जो कि वहाँ का क्या है, फोक आर्ट्स बेसिकली जो लोकल आर्ट होता है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस होता है उसको कहा जाता है। और जो कि कुछ स्पेशल कलर से बनाया जाता है, जैसे कि कुछ फ्लावर का एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल करके, कुछ ट्रीज़ के एक्सट्रैक्ट निकाल करके, हल्दी की हेल्प से, क्योंकि हल्दी येलो होती है, और नील जो होता है जो कि कपड़ों को नीला करने के लिए यूज़ होता है, कुछ इन चीज़ों की हेल्प से मतलब बिल्कुल नेचुरली जो पेंटिंग बनाई जाती है जिसका नाम है मधुबानी पेंटिंग्स। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट है इसमें जो पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में ट्रैवल से रिलेटेड। एक इंडिया में बुक लिखी गई थी तारिक अल हिंद, जो कि लिखी थी अल बिरूनी ने। तो ये जो है ट्रैवलर थे बेसिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घूमने आए थे 1017 के टाइम पे, जिन्होंने यहाँ पर ट्रैवल करने के बाद एक बुक लिखी जिसका नाम है तारिक अल हिंद। तो जो इन्होंने मतलब हिंदूज़ की जो फेथ देखी, जो मतलब पुराने समय में अपने धर्म से संबंधित, उसको देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसके बारे में इन्होंने अपने जो है इस पुस्तक में यानी तारिक अल हिंद नाम की पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी उसमें उसका वर्णन दिया है। तो अगर हम बात करें इनकी, तो ये जो इनका जो जन्म हुआ था वो ख्वारिज़्म एक नाम की जगह है, कहाँ पर, जो कि उज़्बेकिस्तान में इसकी करंट जो पोजीशन है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगर अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेंसीज़ को जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और जो मतलब बेसिकली हम या फिर जो ट्रैवलर्स होते हैं या फिर जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाता है ज़्यादा, और उनकी करेंसीज़ क्या हैं वो देखते हैं। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वहाँ की क्या है, करेंसी है। जैसे हमारे इंडिया की क्या है, इंडियन रुपी। और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की जो है चाइनीज़ युआन रेनमिनबी यहाँ की क्या है, करेंसी है। और ये थोड़ा सा लंबा नाम है, अगर एग्ज़ाम में आपसे नॉर्मली युआन भी पूछने को आ जाए तो आप उस पर लगा सकते हैं, बिल्कुल आँख बंद करके कोई ऑप्शन का आंसर लगा देना चाइना। और अगर हम बात करें इजिप्ट की, इजिप्ट कहाँ के लिए किसके लिए फेमस है, पिरामिड्स के लिए। इजिप्ट के पिरामिड्स हैं ना बहुत पुराने हैं और वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। और 7 जो कॉन्टिनेंट दुनिया के 7 जो अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा क्या है, इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो। अब वहाँ की जो करेंसी है वो है इजिप्शियन पाउंड।
अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरोपियन यूरो और जर्मनी की यूरोपियन यूरो है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ कहाँ के हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं दोनों, यानी फ्रांस और जर्मनी। अब कुछ अदर कंट्रीज़ हैं हमारे, उनको देखते हैं। जैसे कि हांगकांग, जो कि चाइना का एक पार्ट है, मतलब वो बेसिकली चाइना के पूरी तरीके से पार्ट नहीं है, उससे अटैच्ड है। तो वहाँ की जो करेंसी है वो है हांगकांग डॉलर, और इंडिया के इंडियन रुपी है। और जापान की यानी जापानीज़ येन, येन भी एग्ज़ाम में पूछने को आ जाए तो वो भी ऑप्शन राइट होगा। और अगर हम बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया रिंगिट वहाँ की क्या है, करेंसी है। म्यांमार, म्यांमार की क्या है, क्या, म्यांमार क्या। और नेपाल की नेपालीज़ रुपी। और पाकिस्तान की अगर हम कंसीडर करते हैं तो पाकिस्तान रुपी वहाँ की क्या है, करेंसी है। और रशिया, जहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो वहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबले। और सऊदी अरब की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। और श्रीलंका की जो करेंसी है वो है श्रीलंका रुपी। तो रुपी काफ़ी जगह चलता है, डॉलर भी काफ़ी जगह चलता है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE की है दिरहाम। तो इसमें सऊदी अरब और UAE की करेंसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो सिंपल सा आंसर है, सऊदी अरब की रियाल है और UAE की क्या है, दिरहाम है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें यानी UK की, तो वहाँ की है पाउंड स्टर्लिंग। और अगर हम बात करते हैं US यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी ट्रम्प वाला अमेरिका, ओके, तो वहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, इसको शॉर्ट में US डॉलर भी लिखते हैं, ओके। तो और वहाँ की अगर हम बात करते हैं वेटिकन सिटी की एक एरिया यानी होली सेंट, तो वहाँ की जो करेंसी है वो है यूरोपियन यूरो। तो आपकी इस वीडियो में इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं हम अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में। तो थोड़ा सा और रह गया है, उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ 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 इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, जिससे सभी को मतलब वर्ड टू वर्ड जो है तैयारी करने में हेल्प मिल सके। ओके, बाय।